नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके थे और आज इसका बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। 19वीं सदी हमारा इससे पहले चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। ये नेक्स्ट इसका 5 का ही चैप्टर है और नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई, जिसके बूते महिला और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठ्यक्रम तैयार हुआ। बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19 सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक पेज या पत्रिकाएं देखे चित्रबारा खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी। वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी। जैन ऑस्टिन, ब्रांड बेन, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। चित्र 12। पेनी या एक पेशिया मैगजीन का आमुख। पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832-1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। नए तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखानी की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एमेहोक ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे। एक दो और चीज़ें हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ। प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई। स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम आने लगे थे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुरु अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला सिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवीयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों की किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्हें सस्ते पेपर बैग या अजिल्द संस्करण छापे। चित्र 13। इंग्लैंड के रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन अल्फ्रेड कानकानेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ 1874। छपी हुई सूचनाएं इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे। भारत का मुद्रण संसार। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई। मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ।
भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी सम्राट परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें परेशान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक। चित्र 14 जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने 18वीं सदी। यह एकॉर्डियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है। चित्र 15 हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने 1824। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। पेज पर खुशनवीसी नक्काशी और डिजाइन देखे। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती रही। दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। चित्र 16 ऋग्वेद के कुछ पन्ने। प्रिंट के आगमन के बाद एक हस्तलिखित पांडुलिपि प्रकाशित की जाती रही। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा से पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1634 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। कब? 1579 में। और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टन हिकी ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इनकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राममोहन राय के करीब रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। धार्मिक सुधार, सार्वजनिक बहसें। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत से धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस थनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के ख्याल से इन्हीं आम बोलचाल की भाषा में छपा गया। राजा राममोहन राय ने 1821 से समाज कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया, जो 2 फारसी अखबार
जामे-जहांनामा और शम्सुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित किए। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी नए शब्द उल्मा, इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान, फतवा, अनिश्चित या असमंजस की स्थिति में इस्लामिक कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुबाहिसे और वाद विवाद समाज की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मत अंदर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदाय को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे बाहर से जोड़ने का काम भी किया। प्रकाशन के नए रूप। छापेखाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार, मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, यह सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गई। अपने अलग अलग तेवरों में उन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावना और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापेखाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापेखाने करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीबी अपने घरों दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू किया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीय पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादी को मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने पीछे नहीं रहे। चित्र 17 राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा रवि वर्मा का चित्र। राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए, जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। महिलाएं और मुद्रण।
महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपनी यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे। 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्हें नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार के एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी भी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रससुंदरी देवी ने रसोई में छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्हें अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में पहली प्रकाशित संपूर्ण आत्मकहानी थी। चूँकि सामाजिक सुधार उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कुतूहल तो था ही। कैलाश बासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती थी, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती और जिनकी सेवा वे करती वही उन्हें कैसे धुतकारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंदी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है, बहु तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई हैं। चित्र 18 इंडियन सारीवारी का आवरण पृष्ठ। इंडियन सारीवारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाली व्यंग्य विद्रूप कैरिकेचर विधा के कई पत्रों में से एक था। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है। सतह प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना हुआ देसी लोगों को वे क्या करे क्या नहीं इसकी हिदायत दे रहा है। इसके दोनों ओर बैठे देसी जन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीय को व्यंग्य चित्रों के अंग्रेजी पत्र द पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो, यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसकी भारतीय संस्करण निकालो। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं गृहस्थी चलाने, फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों, धारावाहिक, उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी खालसा पुस्तिका सभा में इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताब पढ़ने में सहूलियत हो गई।
चित्र 19 गौर कली प्रलय काल 19 सदी के अंत तक का रंगीन कास्ट चित्र। पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना पत्नी, जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी मां को जंजीर पहनाकर जानवर की तरह रखता है। प्रिंट और गरीब जनता। 19 सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग बाजार से इन्हें खरीदने की। चित्र 20 एक भारतीय दंपति सफ़ेद स्याह कास्ट चित्र। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पलट गई है। मर्द वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। 19 सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं छिन-भिन हो जाने की आशंका तेज हो गई। चित्र 21 एक यूरोपीय दंपति 19 सदी का कास्ट चित्र। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिका निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे और मेहमान साहब वायलिन बजा रही है। स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिसे किताबी पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों कस्बों में होते थे या यदाकदा संपन्न गांवों में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोना प्रतिष्ठा की बात थी। 19 सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदाय ने प्राचीन धर्मग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था। उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी, लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। चित्र 22 लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ 1868 से 1938। वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आइर साधु दादी की कहानियाँ उनके उल्लेखनीय किताबों में से है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा। प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित देना चालू कर दिया और अंग्रेजी और देसी भाषाओं अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार ने कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी।
आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन की रिपोर्टिंग, राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया। इसके परिणाम से भारत भर में व्यापक विरोध हुए। दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हुआ है हमारा, और अब इसे क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के कारण दे। पहला है, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। इसके प्रमुख कारण थे 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। चीन के पास वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। इसके बाद से ही इतालवी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। 16वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों, चर्च तथा मठों में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से लूथर ने चर्च की आलोचना की एवं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। उसके लेख बड़ी संख्या में छपने लगे और लोग पढ़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई। प्रिंट तकनीक के बिना यह असंभव था। इस कारण लूथर प्रिंट तकनीक के पक्ष में था और इसकी प्रशंसा करता था। ठीक है, नेक्स्ट है गए। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, क्योंकि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर शिक्षित लोग धर्म के अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी तक इटली की आम जनता ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। आम जनता उन किताबों के आधार पर बाइबिल के नए अर्थों से परिचित होने लगे। ये लोग पुस्तकों के माध्यम से ईश्वर सृष्टि के सही अर्थ को समझ पाए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च में काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने धर्मद्रोहियों को सुधारना आवश्यक समझा। रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई को दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई कहा, क्योंकि ब्रिटिश भारत की सरकार इन 3 आज़ादियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। लोगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, पत्र पत्रिका में वास्तविकता व्यक्त करने की आज़ादी और सामूहिक जनमत को बल प्रयोग और मनमाने कानूनों द्वारा दबाया जा रहा था। इसलिए गांधी जी ने इन 3 आज़ादियों के लिए संघर्ष को ही स्वराज की लड़ाई कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, छोटे टिप्पणी में इनके बारे में बताएं। पहला है गुटेनबर्ग प्रेस। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस मॉडल 1448 ईस्वी में बनाया। इस प्रेस में एक स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था। हैंडल की मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन, हमने चैप्टर में देखा था, प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए। इसमें यह प्रयास किया गया कि इन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। ठीक है,
यही कारण है कि इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में किताबों का इस तरह छापना बहुत तेज हो गया। इसके परिणाम से गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था। इसमें छपने वाली पहली पुस्तक बाइबिल थी। ठीक है, कौन सी थी? बाइबिल थी। नेक्स्ट है छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार। लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की जातियों की आलोचना की, प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडेजेज में लिखा, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच पाती? हो सकता है कि जहाँ जहाँ एका जाने वाले लायक चीज़ें भी बताएं, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वान के लिए हानिकारक ही है, बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक ही है। इनसे बचना चाहिए। मुद्रण दुनिया को सिर्फ तुच्छ चीज़ों से ही नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। नेक्स्ट है हमारा वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी संदर्भ में आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। सरकार विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखने लगी। इस एक्ट में अखबारों को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। थर्ड क्वेश्चन है 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? महिलाएं। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया। उदारवादी परिवारों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, वहीं रूढ़िवादी परिवारों ने महिला शिक्षा पर रोक लगा दी। इससे विपरीत प्रतिक्रिया हुई और अधिकांश दलित महिलाओं ने चोरी छिपे रसोई घर में पढ़ाई करना आरंभ कर दिया। कुल मिलाकर मुद्रण संस्कृति ने भारतीय महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना बढ़ने में सहायता की। नेक्स्ट है गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रास शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयासों को संरक्षण दिया। मजदूरों के बीच नशाखोरी कम करने, साक्षरता लाने, राष्ट्रवाद का संदेश पहुँचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही। जो लोग वुड ब्लॉक बनाते थे, उन्हें छापेखाने में नौकरी मिलने लगी। नेक्स्ट है सुधारक। 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने अपने सुधारवादी विचारों को फैलाने के लिए मुद्रण संस्कृति को एक सबसे कारगर माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कई देसी भाषाई, अंग्रेजी, हिंदी के अखबारों का प्रकाशन आरंभ किया, जिनसे वे सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा आदि कुरीतियों के विरोध का आह्वान करते थे। मुद्रण संस्कृति ने उन्हें धार्मिक अंधविश्वासों को तोड़ने और आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक विचारों को फैलाने का मंच प्रदान किया। तो दोस्तों अगर हम ये और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो हम यहीं तक करते हैं। और आज हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू।